आपका स्वागत है क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग के पार्ट 3 में द लिक्विड स्टेट। आइए अब हम मैटर के लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। एक्टिविटी 1.10। आइए एक एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग। कुछ चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। जैसे पानी, कुकिंग ऑयल खाना पकाने वाला तेल, मिल्क, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। कंटेनर, अलग अलग शेप्स के कंटेनर। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। कंटेनर्स, अलग अलग शेप के कंटेनर्स हमें कलेक्ट करने हैं और 50 ml मार्क करना है इन सभी कंटेनर्स में मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए। आइए देखते हैं मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है। इसे हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। ये लेबोरेटरी में आपके होता है। तो इस मेजरिंग सिलेंडर से आपको 50 ml मार्क कर लेना है हर एक कंटेनर्स पे। What will happen if these liquids are spilled on the floor? क्या होगा अगर ये लिक्विड्स ज़मीन पे गिर जाते हैं। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. 50 ml किसी एक लिक्विड को मेजर करो और ट्रांसफ़र करो अलग अलग कंटेनर्स पे वन बाय वन, एक एक करके। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? क्या उसका वॉल्यूम यानी आयतन सेम रहेगा? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम? क्या लिक्विड का शेप जो कंटेनर में था वो अब दूसरे कंटेनर में डालने में वही शेप रहेगा? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या जब आप लिक्विड एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो वो ईज़िली बहेगा? क्या ईज़िली फ्लो करेगा? We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि लिक्विड में कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, पर उसका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो सेम रहता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं इन विच दे आर केप्ट, जिसमें वो रखे जाते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड फ्लो करते हैं और अपना शेप बदलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो रिजिड नहीं है, यानी एक फिक्स शेप नहीं है उनका, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। उनको हम फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ। एक्टिविटी 1.4 और 1.5 को अगर हम देखें, जहाँ पर हमने देखा कि सॉलिड और लिक्विड वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं लिक्विड्स में, यानी उसमें घुल सकते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर से वो पानी में मिल भी जाती हैं और घुल भी जाती हैं। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. ये गैसेस ख़ास तौर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि पानी के जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए और पानी के प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। सारे जीवित प्राणी जो हैं उनको सांस लेने की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं वो सांस ले सकते हैं पानी के अंदर ही। किस वजह से? जो ऑक्सीजन पानी में घुली रहती है
वो ऑक्सीजन में सांस ले सकते हैं। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids। इसलिए हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो पानी में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, पानी में मिल सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, यानी लिक्विड का जो डिफ्यूजन का रेट है वो ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। ये ऐसा इस वजह से होता है कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, किसकी तुलना में? सॉलिड स्टेट की तुलना में। द गैसियस स्टेट, आइए अब हम मैटर के गैसियस स्टेट के बारे में बात करते हैं, गैस वाली स्टेट पे। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है, ध्यान से देखा है, एक बलून सेलर को, यानी कि गुब्बारे बेचने वाले को, जो एक बड़ी संख्या में गुब्बारों को भर रहा होता है एक सिलेंडर से, सिर्फ एक सिलेंडर से कई गुब्बारों में वो को भरता है वो। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स ही इज़ एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उससे इंक्वायर करें कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून्स को भरता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। उससे पूछें कि कौन सी गैस उसके सिलेंडर में भरी होती है। एक्टिविटी 1.11 टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4। 300 ml की सिरेंजेस लेनी है और उसे उसके नोज़ल, यानी कि जो ऊपरी पॉइंट जहाँ पर निडल लगती है वहाँ पर उसको रबर कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि फिगर 1.4 में दिखाया गया। आइए देखते हैं फिगर में क्या दिखाया गया। ये देखिए फिगर में इस तरह दिखाया गया है, ऊपर जो पिस्टन है वो, और इसमें ये रबर कॉर्क किस तरह लगाई हुई है, जहाँ पर सुई लगाते हैं, निडल लगाते हैं, उस जगह निडल को हटा के यहाँ पर कॉर्क से इसको बंद कर देना है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरेंजेस। पिस्टन को हटा लेना है सभी सिरेंजेस में से। लीव वन सिरेंज अनटच्ड। एक सिरेंज को ऐसे ही बिना छुए छोड़ देना है। फिल वाटर इन द सेकेंड। दूसरी सिरेंज में आपको पानी भर देना है। एंड पीसीज ऑफ चॉक इन द थर्ड। तीसरी सिरिंज में कुछ टुकड़े चॉक के डाल देने। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। अब सिरिंजेस में पिस्टन वापस लगा देना है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। सिरिंजेस के स्मूथ मूवमेंट के लिए आपको पिस्टन पे थोड़ा सा वैसलीन लगा लें, जिससे लुब्रिकेशन हो जाए उसमें। तो उस पिस्टन को वापस लगाने से पहले उसमें आप वैसलीन लगा लें। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब सभी सिरिंजेस में एक एक करके उसको कंप्रेस करें, उसको दबाएं, उसको पुश करें पिस्टन को। What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? आपने क्या देखा? किस केस में पिस्टन जो है वो ईज़िली आप पुश कर पाते हैं? What do you infer from your observation? आपने इस ऑब्जर्वेशन से, ये जो आपने एक्टिविटी करके देखी, इससे आपने क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं? We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. हमने
ये ऑब्ज़र्व किया कि गैसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस की जा सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा दबाई जा सकती हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम्स for cooking or oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas liquefied petroleum gas जिसका शॉर्ट फॉर्म है LPG। इसके सिलेंडर जो हम अपने घर पे खाना बनाने पे यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में सप्लाई होती है सिलेंडर्स में, ये कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG is used as fuel these days in vehicles। और compressed natural gas ये व्हीकल में फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती है आजकल। ड्यू टू इट्स हाई compressibility large volumes of gas can be compressed into a small cylinder। इसकी बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस की जाने वाली क्षमता जो है, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैस को जो है हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा के एक छोटे सिलेंडर में भर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। We come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। हम बिना किचन में दाखिल हुए ही हम जान जाते हैं कि क्या पक रहा है। किस वजह से? उसकी खुशबू की वजह से जो हमारे नाक तक पहुंचती है। हाउ डज़ दिस स्मेल रीच अस? किस तरह से ये खुशबू हमारे तक पहुंचती है? द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा of food mix with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away। एरोमा मीन्स सुगंध। तो फूड की जो खुशबू है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं किचन से, और वो हमारे तक पहुंचते हैं, यहाँ तक कि हमारे तक भी और हमसे भी दूर तक जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स। और गरम गरम पके हुए खाने की स्मेल हमारे तक कुछ सेकंडों में पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। इस डिफ्यूजन को, ये जो हवा में डिफ्यूजन होता है पार्टिकल्स का, इसको आप कंपेयर करें सॉलिड और लिक्विड से। ड्यू टू हाई speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases। और पार्टिकल्स का बहुत ही हाई स्पीड में के होने की वजह से और इनमें बहुत ज़्यादा बड़ा गैप यानी स्पेस होने की वजह से गैस हमें जो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी है वो बहुत ही तेज़ी से होती है दूसरी गैसेस में, यानी हवा में भी गैसेस होती है, तो गैस का गैस में डिफ्यूज़न जो है बहुत तेज़ी से होता है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स का बहुत ही तेज़ स्पीड में जो है वो रैंडमली जो है बहुत तेज़ मूवमेंट होता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और इस रैंडम मूवमेंट जो है उस पार्टिकल्स का वो हिट करता है आपस में, एक दूसरे को पार्टिकल्स जो हैं हिट करते हैं और साथ ही साथ वो कंटेनर की वॉल्स पे भी हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब जैसा कि पहले हमने बताया था, इनमें जो गैसियस स्टेट में
जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। इस वजह से इसके पार्टिकल्स हवा में बहुत फ्रीली मूव करते हैं और ये जब कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, टकरा के हवा में बहुत तेज़ी से फैलते हैं और इस वजह से ये जो खुशबू है वो हमारे तक पहुंचती है बहुत तेज़ी से। आइए अब इस डायग्राम को देखते हैं। सॉलिड में देखिए पार्टिकल्स किस तरह से रहते हैं, क्या पोजीशन होती है। ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होती है। लिक्विड में देखिए थोड़ी सी स्पेस आपको नज़र आ रही होगी। गैस में देखते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेस होती है और पार्टिकल्स बहुत ही फ्रीली मूव करते हुए दिख रहे हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपने स्टेट को बदल सकता है? जैसे 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम अपने ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि पानी जो है वो 3 मैटर के 3 स्टेट्स में रह सकता है। जैसे कि सॉलिड, जैसे कि हम जानते हैं आइस, बर्फ़। सॉलिड, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर। लिक्विड को जैसे हम पानी जानते हैं, आमतौर पे पानी जो होता है। गैस एज वाटर वेपर, और गैस के रूप में हम जानते हैं वाटर वेपर्स को, पानी के वाष्प को। What happens inside the matter during this change of state? स्टेट का जो चेंज होना है इस दौरान जो है मैटर के अंदर क्या होता है। What happens to the particles of matter during the change of states? स्टेट का जो चेंज है उस दौरान मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? किस तरह से ये बदलाव होता है। वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चन, इजंट इट? क्या हमें इन सवालों के जवाब की आवश्यकता है। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। आइए देखते हैं कि टेम्परेचर का जो बदलाव है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक्टिविटी 1.12 देखते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर so that its bulb is in contact with the eyes as in figure 1.6। 150 ग्राम आइस लेते हैं बीकर में और उसमें एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उल्टा लटका देते हैं इस तरह से कि उसका जो बल्ब है जहाँ से टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो आइस के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे फिगर 1.6 में। आइए देखते हैं फिगर क्या है। ये फिगर है, बीकर आप देख रहे होंगे, इसमें बीकर के अंदर आइस है और आइस में ये थर्मोमीटर लगाया गया है और ग्लास स्टीरर, यानी कि स्टीरर का मतलब हिलाने वाला, मिलाने वाला, एक ग्लास का रॉड इसमें डाली हुई है और नीचे बर्नर जल रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये जो आइस थी वो पिघल के वाटर हो गई है। जैसे कि पहले पॉइंट पे दिखाया था कि बर्फ़ लें और उसके बाद स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, और बीकर को हल्की फ्लेम पे गर्म करें। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, और उसका टेम्परेचर नोट करें जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाए। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, और फिर उसके बाद तब टेम्परेचर को नोट करें जब बर्फ़ जो है वो पूरी तरह पानी बन गई। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट्स, और इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें और ये सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने का। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर,
अब एक ग्लास रॉड जो है बीकर में डालें, जैसा कि आपने स्टीरर देखा था। वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, और उसको हिलाना शुरू करें जब पानी उबलना शुरू हो जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर पे अपनी नज़रें गड़ाए रहें। रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड, तब तक देखें जब तक पानी पूरा वाष्प न बन जाए, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट्स टू द गैसियस स्टेट, अपना पूरा ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें और पानी का लिक्विड में बदलना, लिक्विड स्टेट में बदलना और उसके बाद गैसियस स्टेट में बदलने का। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. सॉलिड पे टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स में होती है वो इंक्रीज़ होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट से जो एनर्जी पैदा होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड्स, और जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं बहुत ही तेज़ स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे को खींचने की क्षमता, एक दूसरे में चिपकने की जो क्षमता होती है, उसके बीच में हीट आ जाता है। हीट से जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होने लगता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन। अब सॉलिड में जैसा कि हमने देखा था पहले कि सॉलिड्स में जो है वो एक फ़िक्स पोजीशन रहती है पार्टिकल्स की, तो वो फिक्स पोजीशन जो है वो हिलने लगती और वो पोजीशन जो है वो हटने लगती एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और ये पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड टू लिक्विड, और एक स्टेज ऐसी आती है जब सॉलिड पिघलने लगता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। अब ये melting point क्या होता है? एक वो मिनिमम टेम्परेचर, यानी जो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होने लगता है और लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles। अब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 K। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 K है। K क्या होता है? केल्विन। केल्विन क्या है? टेम्परेचर की एक SI यूनिट है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। और ये मेल्टिंग का जो प्रोसेस है जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, ये कहलाता है फ्यूजन। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जब सॉलिड मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो फिर हीट एनर्जी कहाँ चली जाती है?